हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप पहला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग बना होगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या सीखा था पहले वाले में, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहला चीज जो हमने देखा था दैट इज अ नंबर ऑफ टाइप a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना लिखा था मैंने। फिर हमने बोला था वेयर i इज डिफाइंड एज दैट इज द इमेजिनरी क्वांटिटी एंड इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, इसको स्क्वायर किया तो क्या आएगा -1। फिर आई, एक मिनट, दिस इज आई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आई क्यूब, ऊपर आई से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा -i एंड आई की पावर 4 इज 1। ये देखा था हमने। फिर इसको हमने जनरलाइज किया था, जैसे आई है इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे, आई की पावर 4n + 1। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई की पावर 4n - 3, वन एंड द सेम थिंग। आई स्क्वायर को जनरलाइज कैसे किया था, आई की पावर 4n - 2 या फिर आई की पावर 4n + 2, और आई क्यूब को आई की पावर 4n + 3 और आई की पावर 4n - 1। क्लियर है? एंड दिस इज नथिंग बट आई की पावर 4n। फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे, मैंने लिखा आई की पावर कोई भी नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ तो नंबर दे दिया। फिर मैंने बोला इसको सिंपलीफाई करो, तो हम क्या करेंगे, इसका पावर देखेंगे वो किस टाइप का नंबर है, मतलब 4 से डिवाइड करने में उसका रिमाइंडर क्या आएगा, अकॉर्डिंगली आई विल गिव द आंसर। तो और 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा इतने बड़े नंबर को, वो सेम एज द लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करने पे आएगा। तो 45 को अगर 4 से डिवाइड किया, दिस रिमाइंडर इज 1, सो दिस इज बेसिकली 4n + 1 टाइप, हेंस दिस विल बी i। ये देखा था। फिर हमने देखा था कि z = a + ib लिखा है और उसमें बोला है कि a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन a को क्या बोलेंगे हम, रियल पार्ट ऑफ z, उसको डिनोट कैसे करते हैं, re of z। दिस इज a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी b। ठीक है, ये देखा था हमने। और एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि i की पावर में अगर 4 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स लिखे और एडिशन लिखा है तो आंसर इज 0। जैसे मैंने लिखा i की पावर 1 + i² + i³ + i की पावर 4, दिस इज 0। अब 4 कॉन्सेक्यूटिव कोई से भी हो, जैसे मैंने मान लो 1 2 3 की जगह ऐसे लिख दिया, लेट्स से 12 13 14 15, बस लगातार होना चाहिए। ठीक है ना, तो आंसर विल बी 0। तो इतना देखा था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, लिखो लो, टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। पूरा खेल इसी के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो राइट डाउन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसका एक और नाम है आर्गेंट, ARGAND, आर्गेंट प्लेन। ठीक है, कुछ नहीं, नाम ही ऐसा लिख रहा है, बस बहुत सिंपल चीज है जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D प्लेन पढ़ते हैं, XY प्लेन, वही है। बस इसमें क्या कर दिया, जो x एक्सिस है उसका नाम अलग बोल दिया, इमेजिनरी एक्सिस को किसी और नाम से बोला है, बस इतना अंतर है। ठीक है ना, सेम वर्किंग प्रिंसिपल, सब कुछ सेम है वैसे ही। ठीक है, तो पहले हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखो इधर, करस्पॉन्डिंग to any complex number z = let's say alpha + i beta, corresponding to any complex number z = i alpha + i beta, और लिख लो ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा belongs to real number, corresponding to any complex number z = alpha + i beta, we can uniquely पहले लिख लो, मैं इसके बाद समझाऊंगा। ठीक है ना, डोंट वरी। We can uniquely locate a point alpha, beta in a 2D plane called as complex plane, horizontal axis of which is called real axis, horizontal axis of which is called real axis। ठीक है ना, ये रियल एक्सिस है, जो हमारा 2D प्लेन में होता है उसमें क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एक्सिस को एक्स एक्सिस, हियर इट इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस। एंड वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। और उधर क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस को, 2D प्लेन में सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y एक्सिस। बस इतना ही अंतर है। अब इसमें बोला क्या है पहले वो समझो। देखो, जैसे तो हम लोग पढ़ते हैं ना वेक्टर्स में, वेक्टर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है ना, तो अभी के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लेट से मैंने 2 + 3i ले लिया, लेट से मैंने लिखा z = 2 + 3i, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद अ रियल पार्ट 2 एंड इमेजिनरी पार्ट 3। वो ये बोल रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 2, 3 इन द 2D प्लेन, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बोलेंगे रियल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस को बोलेंगे वो इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2, 3 को लोकेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करना है 2 + 3i को, तो इसने क्या बोला, इसके करस्पॉन्डिंग को पॉइंट क्या होगा 2, 3, तो बस 2 इधर आएगा 3 ये, तो फाइनली पॉइंट इज दिस 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो ऐसे बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट इज 2, 3, या फिर उल्टा बोलो, इस ये पॉइंट 2, 3 के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 + 3i। क्या करना है, हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, लेट्स से 3 + 4i दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये क्या करो, प्लस हटा दो, बीच में i हटा दो और इधर कॉमा लगा दो, 3, 4, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 6i, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा 2D प्लेन में 5, -6। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये बोला, एक बार रीड करो दोबारा पॉज करके, क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आई बीटा है, ऑफ कोर्स अल्फा एंड बीटा रियल नंबर। ये क्यों लिखा मैंने, अगर ऐसा है अल्फा और बीटा रियल नंबर है, तभी मैं अल्फा को रियल पार्ट बोलता हूं और बीटा को इमेजिनरी पार्ट, अदरवाइज आई कैन नॉट से। लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। हाँ, फिर क्या बोल रहा है वो, करस्पॉन्डिंग टू दिस वी कैन यूनिकली लोकेट अ पॉइंट अल्फा, बीटा, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो गया, z = अल्फा प्लस आई बीटा का अल्फा, बीटा इन अ 2D प्लेन, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोल रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो। अब हम इसके ऊपर और देखें। देखो अब क्या है कि मैंने जनरल पॉइंट ले लेता हूं, उसके आधार पे हम 2 चीज डिफाइन करेंगे इधर, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम वेक्टर्स में करते हैं, शायद फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, बेसिक मैथ्स में, फिजिक्स में वेक्टर्स के अंदर 2 चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वैसे ही सेम लाइन पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब डायरेक्शन की जगह हम इधर वर्ड क्या यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। अभी हम वही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट से एक जनरलाइज कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया अल्फा प्लस आई बीटा, लेट z = अल्फा प्लस आई बीटा एंड ऑफ कोर्स अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट अल्फा, बीटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, अल्फा, बीटा। लेट्स से दिस इज माय z, ठीक है, दिस इज माय पॉइंट z जिसका कोऑर्डिनेट इज अल्फा, बीटा। अब मैंने क्या किया, देखना ध्यान से। अच्छा, अब मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, दिस इज माय रियल एक्सिस एंड दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने ऐसे वर्टिकल डाला तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, अगर इसका कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इट इज सिंपली अल्फा। एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस इज बीटा, और लेट्स से ये एंगल थीटा है। अभी देखना इस पे आ रहा है, मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 क्वांटिटीज डिफाइन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जैसे वेक्टर्स में होता है मैग्नीट्यूड, वैसे इधर भी मैग्नीट्यूड होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिमिलरली जैसे वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है किसी वेक्टर की, उसी के करस्पॉन्डिंग इधर टर्म यूज होता है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो उनको डिफाइन करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अब सुनना, तो पहले हम फर्स्ट थिंग डिफाइन कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लिख लो पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से z इज डिनोटेड बाय, पहले तो डिनोटेड लिख लेते हैं, किस तरीके से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, मॉड ऑफ z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मॉड से, मॉड ऑफ z इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज इक्वल टू, और किसके बराबर होगा ये, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग CORR ESPONDING करस्पॉन्डिंग एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्या बोला वो, समझे, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से रीड करो क्या बोला, मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसने बोला किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे क्या होगा, उस
कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा 2D प्लेन में, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय मॉड z, पहले तो इससे डिनोट करते हैं, एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग 2D में प्लेन पॉइंट होगा, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस इज व्हाट माय मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो अब मान लो मैंने इसी की बात कर लेते हैं हम, z अल्फा प्लस आई बीटा। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पहले तो मैं लिखा मॉड ऑफ z, ठीक है, मॉड ऑफ z। अब क्या इसमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस। तो मतलब ये वाला लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b। तो बेसिकली OA इज द मैग्नीट्यूड, a पॉइंट का डिस्टेंस O से इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ z, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पॉइंट A है हमारा, z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा के करस्पॉन्डिंग। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमें पता है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, मॉड z इज सिंपली अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम डेफिनेशन से गए, डायरेक्ट नहीं देख रहे हमने कि अंडर रूट ऑफ a, बट हमने डेफिनेशन से देखा। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, मतलब बिल्कुल कोर पार्ट यही डेफिनेशन से ही आया हो, ठीक है ना, कि अंडर रूट सॉरी कि मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। तो वो पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट इसके क्या था हमारा अल्फा कॉमा बीटा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसको जनरलाइज लिख लेते हैं फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं चलो इसको रब कर रहा हूं मैं इतने पार्ट को। मैंने बोला फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या लिखूं, अंडर रूट ऑफ अल्फा क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा। अगर z मैंने ऐसे लिखा z इज अल्फा प्लस आई बीटा, एंड इफ आई नो अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन व्हाट इज अल्फा, रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको जनरलाइज करके मैं ऐसे लिख लेता हूं, रियल पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर। दिस इज व्हाट मॉड z, मैग्नीट्यूड ऑफ z, वेयर माय z इज अल्फा प्लस आई बीटा। क्लियर है? तो ये तुम कॉपी कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मतलब एक चीज हुई डिस्कस। अभी हम एम्पलीट्यूड पे आ रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे दो चार देख लिए, मैं कहा z इज इक्वल टू 3i प्लस 4i, सॉरी 3 प्लस 4i। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ z इज व्हाट, सिंपली अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, व्हिच इज नथिंग बट 5 अंडर रूट ऑफ 25। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है ये, तो 3 4 5। फिर मैंने बोला z इज इक्वल टू -3 माइनस 4i, तो क्या होगा, सेम आएगा आंसर, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, विच इज अगेन 5, ठीक है। तो फिर और देख लेते हैं, z इज इक्वल टू मैंने लिखा 5 माइनस 12i, तो क्या हो गया मेरा मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 12 नहीं है, -12 i का कोफिशिएंट, तो -12 का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। तो दिस यू विल गेट 144 और 25 169, अंडर रूट इज 113। वैसे भी याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है तुम लोगों को, फॉर फास्ट कैलकुलेशन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कुछ कुछ याद होना चाहिए। जैसे स्पेशली 3 4 5 तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या बोलते हैं अपना 5 12 13, ठीक है ना। चलो तो ये तो हो गया बहुत। अभी अब आएंगे हम इसमें मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने पे आएंगे, बट एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, उसके बाद हम मिक्स एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट कॉपी करो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इज सिंपली अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो अब मैंने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट। दो चीज दिखाएंगे हम, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट, और एक और नाम है, एक्चुअली नाम अलग नहीं है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो हम एक साथ लिख रहे हैं एम्पलीट्यूड। अभी समझ आऊंगा मैं क्या है मतलब। तो पहले लिख लो आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, देखो सुनो पहले तो इसके लिए पहले मैंने रेडियस वेक्टर सुनो। पहले रेडियस वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट का, कोई 2D प्लेन में कोई पॉइंट है, उसका रेडियस वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि मैं इसकी डेफिनेशन में रेडियस वेक्टर यूज करने वाला हूं,
ठीक है ना। ये तो पहले डेफिनेशन लिख लो, चलो पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखो ऐसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एंगल मेड बाय, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या क्या होगा, इट इज द एंगल, नंबर इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर, by the radius vector of corresponding point with positive direction of x axis, with positive direction of x axis। रीड करो पहले, इसको पॉज करके एक बार रीड करो, देखो क्या है। तो ये वाला चीज मैं यूज किया हूं ना इसमें, रेडियस वेक्टर, इसलिए मैं पहले समझाना चाह रहा था कि चलो पहले बता देता हूं, कोई बात नहीं, पहले हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम रेडियस वेक्टर देखते हैं। तो उस रेडियस, पहले मैं आ रहा हूं रेडियस वेक्टर पे, ठीक है। किसी भी पॉइंट का रेडियस वेक्टर क्या होता है, सिंपली जैसे मैंने कहा ये पॉइंट है, इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये जो रे बनी, दिस इज व्हाट रेडियस वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना। यहीं तक बना दो, चलो ऐसे लिख लो, यहां तक ऐसे। मैंने बोला ये पॉइंट है, इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से इसकी तरफ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का हम बोल रहे हैं रेडियस वेक्टर, तो उसकी तरफ पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि रे का तो एक डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। रे इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब मैंने बोला ये वाला पॉइंट है, इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा, कोई रे, इसको ज्वाइन किया तो दिस इज द रेडियस वेक्टर। मैंने बोला इस पॉइंट का क्या होगा, सो दिस इज द रेडियस वेक्टर। क्लियर है। तो रेडियस वेक्टर तो सिंपल हो गया, मतलब उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो और डायरेक्शन दे दो टुवर्ड्स दैट पॉइंट, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब क्या है, ये पॉइंट है लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर का करस्पॉन्डिंग पॉइंट, लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब उसने बोला ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, दैट विल बी माय आर्ग्यूमेंट। सो लेट्स से दिस इज थीटा, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको डिनोट करते हैं ARG से, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो पहले इसको इतना कॉपी करो, फिर हम और डिटेल में देख रहे हैं इसको, ठीक है। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, सो जस्ट पॉज इट एंड कॉपी दिस पार्ट। एक बार और इसको थोड़ा और डिटेल में देख रहे हैं। मैंने बोला कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, उस पॉइंट का जो रेडियस वेक्टर होगा, वो जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, दैट एंगल इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो लेट्स से मैंने बोला लेट्स से दिस इज अ पॉइंट, ठीक है, एक मिनट रुको, चलो ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, इसकी बात चल रही है। तो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इज दिस एंगल मेड, रेडियस वेक्टर ये होगा ना, इसकी तरफ पॉइंट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डायरेक्शन देना है हमें। तो मैंने बोला ये जो रेडियस वेक्टर एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मत लिखना, ऐसे लिखना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा जो 2D प्लेन है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो हमें रियल एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस की जगह रियल एक्सिस बोलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, ठीक है। तो उधर देख लेना, मैंने हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोला, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस कर लेना, ठीक है। चलो हाँ, तो मैंने बोला ये अगर थीटा है तो अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, क्या आर्ग्यूमेंट यूनिक होगा, खुद सोचो। यूनिक मतलब केवल एक पॉइंट का, किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट केवल एक ही होगा कि हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। याद करो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोला ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट, ठीक है, लेट्स से मैंने ये पॉइंट बोला और मैंने एक ये दे दिया, लेट्स से दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, लेट्स से एक मिनट, √3,3, ठीक है ना, √3,3 ले लिया मैंने, एक पॉइंट है उसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ऑफकोर्स ये 30 डिग्री बनेगा, बिकॉज सी है, तो मैंने पॉइंट भी ऐसा लिया है जिससे 30 डिग्री बने, देखे वही चीज, क्योंकि इसका थीटा क्या होगा y/x, तो 3/√, एक मिनट को नहीं, उल्टा कर दो इसको 3/√3 कर दो, तब 30 आएगा, ठीक है, अब करेक्ट है। अब मैंने बोला व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अच्छा उससे पहले ये पॉइंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, z इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 3x + iy √3i। क्लियर है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग चीजें, ये पॉइंट तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा
अब मैंने बोला कि क्या बोल रहा था मैं, आर्ग्यूमेंट यूनिक होता है या नहीं, तो आंसर मिलेगा नहीं। कैसे? मैंने बोला ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस वेक्टर है वो इस रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, तो वो हम एंगल को मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि देखो मेरा डेस्टिनेशन ये है, इधर पहुंचना है मुझे, यहां से स्टार्ट करते हुए, तो या तो मैं इतना जाके रुक गया तो आंसर मिलेगा 30, या फिर और मैं एक चक्कर लगा के फिर यहां आया, तब मैं क्या बोलूंगा 30 प्लस 2 पाई। एक नहीं, 2 चक्कर लगा के आया तो क्या बोलूंगा 30 प्लस 4 पाई एंड सो ऑन। सो दीज ऑल आर नथिंग बट आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट यूनिक तो नहीं होगा, ठीक है ना। मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं बिकॉज एम्पलीट्यूड इज अ यूनिक, अभी हम देखने वाले हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्लियर है। तो आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक। जैसे फॉर एग्जांपल इसको और कैसे, अब देखो ये तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज आई कैन मूव क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज मूव करना है मुझे इस लाइन पे पहुंचना है इधर, तो मैं इधर से स्टार्ट करके उल्टा गया, यहां से ऐसा गया यहां तक, तो कितना मूव किया, ये 30 है तो बचा हुआ कितना 330। बट 330 भी क्या लिखूंगा मैं, क्लॉकवाइज है ना, तो नेगेटिव, तो माइनस 330। दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड, सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, दिस इज करेक्ट। These are also। तो मैं जनरलाइज कैसे करूं इसको, मैंने बोला 30 प्लस 30 डिग्री प्लस 2n पाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अब n की जगह तुमको इंटीजर्स रख लो तो ये सब आती जाएंगी वैल्यू। देखो 0 रखोगे n की जगह तो 30 आ जाएगा, 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, -1 रखोगे तो ये आ जाएगा, -2 रखोगे तो और एक चक्कर और लगाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर हुआ। तो मेरा स्ट्रेस मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आर्ग्यूमेंट इज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। दिख रहा है ना, एन की अलग अलग वैल्यू रखो, ऑफ कोर्स इंटीजर रखोगे तो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, बट उन सभी आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यही आएगा, क्लियर है, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट। अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, अब मैंने बोला कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख लो, पहले तो लिख लो एम्पलीट्यूड इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट इज बिटवीन -पाई से पाई, -पाई ओपन से पाई क्लोज, क्लियर है। देखो ऐसा करने पे क्या हो गया, आई कैन लोकेट एनी पॉइंट विद दिस एंगल ऑल्सो। देखो इस -पाई से पाई क्या हो गया, मेरा पूरा एक राउंड कवर हो गया। जैसे मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ये कवर हो रहा है, इसमें बिल्कुल कवर हो रहा है, मतलब ये वाला एक्यूट एंगल हो रहा है इसमें कवर, ये पॉइंट कवर हो रहा है, बिल्कुल कवर हो रहा है। दिस इज बिटवीन π/2 एंड 3π/2 एंड पाई, वो भी कवर हो रहा है इसमें। तो इतना रेंज सफिशिएंट है मुझे लिखने के लिए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ प्रिंसिपल रेंज, ठीक है ना। तो जो एंगल इस रेंज के अंदर आएगा उसको मैं एम्पलीट्यूड बोल दूंगा, इससे मेरा सारे लोकेट हो जाएंगे। अब कोई बोलेगा सर -पाई पे ओपन है, इधर पाई पे क्लोज है, रीजन क्या है, देखो ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, इसको पॉइंट ले लिया, लेट्स से -5,0, करेक्ट है। ये जो -5,0 है इसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, पहली बात इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, -5 प्लस 0i, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, करस्पॉन्डिंग पॉइंट इज दिस। अब मैंने बोला इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूं। तो आर्ग्यूमेंट मैंने बोला मुझे यहां से यहां आना है, लेट मी रब दिस पार्ट, मुझे यहां से स्टार्ट करना है। तो इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर क्या होगा, ये दिस इज द रेडियस वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो अब ये एंगल कितना बना रहा है, दिस इज व्हाट, रियल एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये वाला जो वेक्टर है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई। तो कोई बोलेगा सर -पाई भी बना रहा है, बिल्कुल -पाई भी बना रहा है। अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो -पाई। तो अब क्या है कि कहीं भी एक जगह ओपन लगा सकते हो। देखो दोनों जगह क्लोज लगा इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमें पता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो यूनिक होता है, इट इज नॉट लाइक आर्ग्यूमेंट। अगर मान लो मैंने इधर अगर ऐसा लिखा होता ना, दोनों पे क्लोज लगाया होता तो मैं -5 का आर्ग्यूमेंट क्या बोलूं, इट कैन बी रिटन एज -पाई ऑल्सो और पाई ऑल्सो। बट सिंस आई वांट अ यूनिक आंसर तो हमने क्या कर दिया, -पाई को ओपन लगा दिया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। बाकी लॉजिकली हम ये भी ले सकते हैं
माइनस पाई से पाई ओपन, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट, बट स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन है वो ये है, इससे भी कवर हो जाएगा। बिकॉज अब क्या करूंगा, अगर मान लो मैंने ये कन्वेंशन होता तो मैं क्या करता, -5,0 के करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट क्या लिखता, -पाई, ठीक है ना, बट दोनों पे क्लोज तो नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। सो कंसीडर दिस एज अ स्टैंडर्ड, -पाई ओपन से पाई क्लोज, इससे मेरे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड और फोर्थ कहीं भी हो, क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर छोटा सा, ठीक है, सो दैट एम्पलीट्यूड की फील हो जाएगी थोड़ी सी, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट की बहुत जरूरी है, बिकॉज दो ही तो चीजें पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे वेक्टर में हम नहीं बोलते, एक बार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया तो मैं तुम्हारे अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया तो वेक्टर्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक बार तुम्हें फील आ जानी चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसके बाद ज्यादा नहीं बचता है इसमें, ठीक है। तो मैंने लिखा लेट से z इज इक्वल टू, मैंने लिखा, चलो इसको मैंने ले लिया -√3 + 3i, लेट से, तो मैंने लिखा फाइंड, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ z, एक आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एक लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ z, लिख लेना उधर नोटेशन, मैंने नहीं बोला हो तो आर्ग्यूमेंट का तो बोला था, एम्पलीट्यूड का AMP होता है यूज, एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है, इज डिनोटेड बाय AMP ऑफ z। तो स्टार्ट करें, तो सबसे पहले मैंने लिखा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो सबसे आसान है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर इज 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, so this is √12 which is nothing 2√3, 4 3 12, करेक्ट है ना। अच्छा अब मैं आता हूं आर्ग्यूमेंट पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ध्यान से देखना, सुनना, ध्यान से सुनना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, बाकी एम्पलीट्यूड का डिस्कशन जो है ना वो बहुत डिटेल में आगे होने वाला है, अभी बस मैं उतना बता रहा हूं जितना मतलब अभी हम पढ़े ना उस नॉलेज के हिसाब से कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। वैसे तो एम्पलीट्यूड निकालना बहुत ही बच्चों टाइप है, बहुत ही छोटी चीज है, बट अभी हमने जो सीखा उस हिसाब से क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैंने लगा सबसे पहले तुम z को लोकेट करो, पहले z को लोकेट करो, फिर उसका जो रेडियस वेक्टर एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का, वो हमारा क्या, नॉट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट। तो ये पॉइंट लोकेट करूंगा तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, -√3 मतलब x नेगेटिव है, सो दिस इज -√3, y is 3, तो y is 3, तो पॉइंट विल बी दिस थिंग, ये मेरा रेडियस वेक्टर हो गया इस पॉइंट का, दिस इज द पॉइंट। अब मैंने बोला क्या, कितना एंगल बना रहा है, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, मतलब कितना एंगल बना रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का। तो देखो अगर ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज √3 और ये डिस्टेंस 3 है हाइट, तो ये जो एंगल है व्हाट इज दिस एंगल, y/x, मैं बोल रहा हूं ये वाला एंगल, अभी मैं वो नहीं बोल रहा हूं रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल, मैं बोल रहा हूं केवल ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज दिस एंगल, 3 है और ये √3 है, तो ये एंगल कितना होगा, tan थीटा कितना आ रहा है, √3 आ रहा है ना, तो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब मैंने बोला कि ये जो डायरेक्शन है इसका एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस क्या होगा, ये एंगल है ना, तो कैसे निकालूं, 180 में से ये 60 घटा देता हूं, तो 180 - 60 दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब इसको हमने रेडियन में लिख लिया 2π/3। तो ये अभी मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं बोलूंगा, ये तो यूनिक लिख लिया मैंने, आर्ग्यूमेंट को तो मुझे जनरलाइज लिखना होगा, तो आई विल से आर्ग्यूमेंट विल बी 2π/3 + 2nπ, क्लियर है, आर्ग्यूमेंट विल बी π/3 प्लस, एक सेकंड सही है ना, y कोऑर्डिनेट इज करेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट का है, दिस इज 60 डिग्री 120, करेक्ट है, परफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एंड मैं बोल रहा हूं अभी वरी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा और पढ़ ले हम, उसके बाद एज ए सेपरेट इस पे पर्टिकुलर फोकस करेंगे, ये वाले पार्ट पे, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बट अभी की डेफिनेशन के हिसाब से तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। क्या किया हमने, सबसे स्टार्ट कैसे किया, सबसे पहले मॉड z निकालना तो बहुत ही आसान है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए क्या करना है, वो जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पहले कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन में रखा, उसका रेडियस वेक्टर देखा कितना एंगल बना रहा है, बस किसके साथ, ऑफ कोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड इज व्हाट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, और दैट शुड लाई बिटवीन -π से π, तो मैं इधर n की जगह क्या रखूं, m की जगह क्या रखूं कि मेरा जो एंगल आए दैट शुड लाई बिटवीन -π से π, -π ओपन से π क्लोज, तो यू कैन से n को 0 रखो, तुम n को इधर 0 रखो तो आंसर क्या मिलेगा, 2π/3, so 2π/3 दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ z, दिख रहा है ना, 2π/3 क्या, -π और π के
इंटरवल में आ रहा है, बाकी तुम n की जगह कुछ और डालोगे ना तो उस रेंज के बाहर निकल जाएगा, माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आएगा। तो दिस इज माय एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलो तो अब आगे मूव करते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो लिखो इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, मैंने बोला किसी पहले डेफिनेशन लिख ले, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है ना, इस पहले डिनोटेड लिख लो, इज डिनोटेड बाय z बार, इज डिनोटेड बाय z बार, कि पहली बात तो हम इसको z बार से डिनोट करते हैं, एंड इज ऑब्टेन्ड, और कैसे ऑब्टेन करते हैं, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रिफ्लेक्शन, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रिफ्लेक्शन ऑफ z ऑन रियल एक्सिस। पढ़ो इसको एक बार, क्या लिखा है मैंने। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, पहली बात तो हम किससे डिनोट करेंगे, अगर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने z बोला है तो कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z बार, प्लस वो होता क्या है, दैट इज सिंपली अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग इट्स रिफ्लेक्शन ऑन रियल एक्सिस। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन लेने से मेरा मतलब क्या है, उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने लिखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से 2 + 3i, लेट्स से दिस इज 2, 3 होगा उसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने लिखा दिस इज अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i, मैंने बोला दिस इज माय z, तो व्हाट इज z बार, व्हाट इज z बार, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे डेफिनेशन से जाएंगे, ठीक है ना। क्या है, उसने बोला इसका जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ना, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा और जो पॉइंट आएगा फिर अगेन उसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो अब मैंने बोला रियल एक्सिस के अबाउट मुझे रिफ्लेक्शन लेना है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पॉइंट आएगा जस्ट इसके नीचे, इतने ही डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस होगा। मतलब लेट्स से मैं इसको पॉइंट ए बोल रहा हूं, इसको लेट्स से एम बोल रहा हूं, इसको लेट्स से पॉइंट बी बोल रहा हूं। तो कैन यू टेल व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अगर बी रिफ्लेक्शन है तो am इज इक्वल टू एम बी, और जस्ट उसी के नीचे होगा, जस्ट उसी के नीचे होगा। अच्छा, तो वर्टिकल लाइन है ये, तो वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये पार्ट। वर्टिकल एक्सिस पे केवल एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है किसी भी पॉइंट का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही इसी का होगा। तो हमें पता है इसका 2 है तो इसका भी क्या होगा, 2 होगा। बट अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट पे, ये ऊपर है एक्स एक्सिस के 3 यूनिट्स, ये जस्ट नीचे है, तो इसका क्या वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। अब मेरा रिफ्लेक्शन आ गया, अब मैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूं, दैट विल बी 2 - 3i, दिस इज नथिंग बट z बार, दिस इज नथिंग बट z बार। क्लियर है। डेफिनेशन वाइज इतना लेंथ दिया है, बाकी हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है हमें, जैसे मैंने लिखा 2 + 3i, तो बस i का जो कोफिशिएंट है ना उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव ऐसे नहीं बोलूंगा, नेगेटिव कर दो, मोर प्रिसाइजली जो है उसका उल्टा कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब दूसरे किसी एक्स कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं मैं पॉइंट, तो मैंने लिखा लेट्स से ये, अब मैं इधर ले लेता हूं, अब मैं ऐसा ले लेता हूं, दिस इज लेट्स से माय z इज इक्वल टू 2 - 3i, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2, -3, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम 2, ओनली y कोऑर्डिनेट विल चेंज, एंड y कोऑर्डिनेट इधर -3 है तो ऊपर का क्या हो जाएगा 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो z होगा उसको मैं एक तो z बार बोलूंगा, और वो क्या हो जाएगा मेरा 2, 3 है तो 2 + 3i। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अच्छा चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है, पॉज करके इसको कॉपी करो। चलो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इन शॉर्ट मुझे करना क्या है, भले पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, इतना थोड़ी हम करेंगे कि पहले कोऑर्डिनेट को लोकेट किया फिर रिफ्लेक्शन लिया, ये तो मैंने डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। बेसिकली डेफिनेशन तुम पॉइंट कहीं भी होगा, तुम देख रहे हो, नोटिस करा कि एक्स कोऑर्डिनेट कभी चेंज होएगा, जब मैं रिफ्लेक्शन लूंगा वो एक्स रियल एक्सिस के अबाउट, तो कॉन्जुगेट जो पॉइंट आएगा उसका क्या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, नहीं।
कभी नहीं होगा, देखा ना हमने, 2 इधर का 2,3 था तो उधर भी 2 तो था ही ना, 2 इधर था तो इधर भी 2 ही था। तो इसका मतलब अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z अल्फा प्लस आई बीटा है, इफ दिस इज माई z, और उसने बोल दिया अल्फा कॉमा बीटा इज रियल, देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा कॉमा बीटा रियल बोल दिया, तब मैं क्या बोलूंगा, इसका z बार क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा, दिस विल बी द z बार। सिंपली क्या करना है, आई का जो कोफिशिएंट है ना उसको अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार क्या होगा, 3 प्लस 2i। सिंपली i का कोफिशिएंट को हमको चेंज करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर मैं लिखा z इज इक्वल टू 6i माइनस 3। अब जल्दी जल्दी में ऐसे मत करना कि सेकंड नंबर का नेगेटिव लेना, नहीं, i का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट को हमको उल्टा करना है। तो भले ठीक है इसको ऐसे लिख दिया, एक्चुअली दिस इज -3 प्लस 6i ना, तो इसका मैं कॉन्जुगेट क्या लिखूंगा, -3, रियल पार्ट तो सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट इधर 6 है तो उसको -6 करके लिखूंगा, -6i। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू केवल 5i लिखा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या लिखा है, 0 प्लस 5i ना, तो 0 प्लस 5i का क्या होगा, 0 माइनस 5i, तो आई कैन राइट सिंपली z बार एज -5i। मैंने कोई रियल नंबर ले लिया, लेट्स से z इज इक्वल टू 2, तो 2 इज व्हाट, 2 प्लस 0i, तो इसका z बार क्या होगा, इट इज सिंपली 2 ओनली, 2 माइनस 0i व्हिच इज सेम एज 2। क्लियर है? तो अभी मैं इन दोनों नंबर पे और आ रहा हूं, ठीक है ना, डिटेल डिस्कशन इस पे थोड़ा सा और करेंगे हम। ये प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली रियल है, इस पे और मैंने कल की क्लास में बोला भी था कि ठीक है एक बार कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ ले हम, 2D प्लेन, उसके बाद हम इस पे आएंगे प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ तुम्हारा कि हमारा z बार क्या होगा, सिंपली अल्फा प्लस आई बीटा का मैं क्या करूंगा, अल्फा माइनस आई बीटा, कीपिंग इन माइंड ऑफ कोर्स अल्फा एंड बीटा आर रियल, देन ओनली, ठीक है ना, देन ओनली आई कैन टेल, अदरवाइज आई कैन नॉट से दिस। जैसे फॉर एग्जांपल इधर सुनना, जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2i, सुनना ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मैंने लिखा z बार इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2i, इफ दिस देन दिस, इज इट करेक्ट और नॉट, और कुछ उसने कमेंट नहीं किया, जस्ट इसने इतना बोला क्वेश्चन ने, तुम ट्रू और फॉल्स बताना, इज इट करेक्ट और नॉट। मैंने बोला इफ z इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2i देन z बार विल बी अल्फा माइनस 2i, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, दिस इज अ करेक्ट और नॉट, जस्ट सोचो पॉज करके, क्या गिवन है, केवल और कुछ भी नहीं बोला इन दो स्टेटमेंट के अलावा। अगेन दोबारा बोल रहा हूं मैं, इफ z इज अल्फा प्लस 2i देन z बार इज अल्फा माइनस 2i, इज इट करेक्ट और नॉट, तो आंसर मिलेगा नहीं करेक्ट है। क्यों सर, अभी तो आपने बोला अल्फा प्लस आई बीटा होता है तो अल्फा माइनस आई बीटा होता है, हाँ तो मैंने उधर ये कंडीशन भी तो लगाई थी, अल्फा कॉमा बीटा रियल नंबर है, ठीक है ना। तो अभी ये नहीं है, बिकॉज खुद सोचो, अगर मान लो मैंने अल्फा को लेट से, देखो मैंने, चलो इसको समझाता हूं मैं क्यों नहीं है, अल्फा को तुम इमेजिनरी लिखो, तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। देखो मैंने बोला लेट अल्फा इज इक्वल टू, लेट से कुछ भी ले लो, आई प्लस 2 ले लो, कुछ भी ले लो, बट ऑफ कोर्स इमेजिनरी लो, तब मेरा रॉन्ग आएगा आंसर। हाँ अल्फा अगर रियल होगा देन इट इज ट्रू, तो ये ऐसे लिख सकते हो, दिस विल बी ट्रू, दिस विल बी ट्रू इफ अल्फा इज रियल, अगर अल्फा रियल है तो ही ट्रू है, अदरवाइज नहीं है ट्रू। ठीक है, अब जैसे इधर देखा मैंने लिखा अल्फा प्लस, अल्फा को अगर ये रखता तो देखो गड़बड़ क्यों आती, तो z तुम्हारा क्या हो जाता, 2 प्लस अल्फा को इधर 1 आई प्लस 2 रखोगे तो 2 प्लस 3i। अगर अभी इसके स्टेटमेंट के हिसाब से z बार क्या बोल रहा है, अल्फा माइनस 2i, तो i प्लस 2 माइनस 2i, तो क्या आया 2 माइनस i, क्या ये दोनों कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, नहीं है। तो देखो इसलिए मैंने बोला था दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो कैसे लिखोगे तुम, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस विल बी ट्रू इफ अल्फा इज रियल, ये ट्रू जब भी होगा जब अल्फा रियल होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इस पे आता है रियल और इमेजिनरी पार्ट पे, ठीक है ना, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। तो देखो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अभी मैंने देखा था ना, अभी हमने क्या लिखा था, जैसे मैंने बोला z इज इक्वल टू 5i लिखा है, तो z बार क्या था मेरा -5i, और अगर मैंने z इज इक्वल टू लेट से 2 लिखा तो z बार क्या होगा 2। तो इनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इन इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो लिखो पहला पॉइंट, इफ complex number lies on real axis
मैंने बोला इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन रियल एक्सिस, तब क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, देन इट्स इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। हमें पता ना, क्योंकि रियल एक्सिस है तो हमें पता है जो रियल एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उस पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये वही बोल रहा है कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन रियल एक्सिस, अगर वो रियल एक्सिस पे लाई करता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी कॉल्ड एज and such complex number will be called as such complex number will be called as purely real मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्लियर है, समझ में आया? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस हो चाहे नेगेटिव रियल एक्सिस, केवल रियल एक्सिस की बात चल रही है, तो रियल एक्सिस पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो क्या होगा, बेसिकली उसको हम प्योरली रियल बोलेंगे, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक दो पॉइंट है छोटे छोटे इसी के अंदर, देखना सुनना। अब मैं इसको रब कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। मैंने बोला, सुनना ध्यान से, व्हाट यू कैन कमेंट फॉर z बार। मैंने बोला इफ z इज प्योरली रियल, इसी केस की बात चल रही है, इसी केस की बात है। व्हाट, जस्ट पॉज करके सोचो तुम क्या कमेंट कर सकते हो z बार के ऊपर। तो सोचो, अभी हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या था z बार का? z बार इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ना, क्या था उसका बेसिक डेफिनेशन? इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट रियल एक्सिस। तो अगर मेरा z प्योरली रियल है, इसका मतलब वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, या तो यहां या इस एक्सिस पे, तो कहीं नहीं मान लिया, लेट्स से मैंने यहां मान लिया, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा रियल एक्सिस के अबाउट, ये खुद ही ना। हेंस दिस इंप्लाइज व्हाट, z इज इक्वल टू z बार। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो ये। फॉर अ प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल z इज इक्वल टू z बार। ठीक है, और वैसे भी देख सकते हो, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे मैंने लिखा था ये जो है, लेट्स से ये पॉइंट है 2, ठीक है ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया 2, z इज इक्वल टू 2। तो z बार क्या होगा 2, ये क्या लिखा 0 i ना, और ये क्या लिखा -0 i, तो बेसिकली z इज इक्वल टू क्या है z बार। तो z इज इक्वल टू z बार फॉर प्योरली रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आते हैं इसके, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के ऊपर। व्हाट यू कैन कमेंट अबाउट द आर्ग्यूमेंट, व्हाट यू कैन कमेंट अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ सच नंबर्स, सच प्योरली रियल नंबर्स। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, दो ही हो सकते हैं, देखना ध्यान से सुनना, दो ही चीज पॉसिबल है कि अगर प्योरली रियल है तो क्या होगा, या तो वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आ रहा होगा या नेगेटिव रियल एक्सिस पे। मुझे पता है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। हम आर्ग्यूमेंट को कैसे बोलते हैं कि इट इज द एंगल मेड बाय द पॉइंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। अब मैंने बोला पॉइंट खुद अपने आप में इस इधर है, लेट्स से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस पे है, तो इस दिस इज द रेडियस वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। अब ये जो रे है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, सेम डायरेक्शन है, 0 एंगल बना रही है, तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट विल बी इक्वल्स टू 0। बट अभी कंप्लीट नहीं कहानी। और अगर मान लो इधर है वो पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट भी क्या है प्योरली रियल है, क्योंकि ये भी रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, बट इस केस में रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा ये। अब ये जो रेडियस वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, पाई, तो हमारा क्या हो जाएगा पाई। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्योरली रियल नंबर, फॉर ए प्योरली रियल नंबर क्या होगा, z इज इक्वल टू z बार एंड इट्स आर्ग्यूमेंट विल बी 0 और पाई, 0 और पाई। क्लियर है, तो अब प्योरली इमेजिनरी के लिए कर सकते हो सेम कहानी। मैंने बोला प्योरली इमेजिनरी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, पहले तो लिख लो प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या होगा, अगर पॉइंट वर्टिकल एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या होगा, उसका रियल पार्ट 0 होगा। सच नंबर्स आर कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल लिख लेना इसको, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने लिखा 6i, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी क्यों, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। तो इस टाइप के पॉइंट कहां लाई करेंगे हमारे, मैंने बोला भी है वैसे डेफिनेशन, तो ये तो हमारा इधर लाई करेगा 6i, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है 0,6, क्योंकि बेसिकली दिस इज व्हाट 0 + 6i, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा 0,6। तो अब कॉन्जुगेट के ऊपर बात करो, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये
एंड दिस विल बी 0, -6। इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, -6i। तो मेरा ये था z, ये है मेरा z बार। तो z और z बार में क्या रिलेशन है, दिस इज माई z इज इक्वल टू 6i, z बार इज नेगेटिव ऑफ z। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, z बार इज माइनस ऑफ z। उधर क्या था, z बार z के बराबर था, उल्टा करके लिख लो, इसको ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, z बार इज z, कैसे भी लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। इधर z बार इज z के बराबर था, इधर z बार माइनस z के बराबर, फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर ओनली, ठीक है ना। बाकी एक ये तो मैंने डायग्राम से समझाया, और वैसे भी तो क्लियर ही है ना, जैसे मैंने लिखा, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का विदाउट डायग्राम मैंने बोला, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, वही सिंपल कि जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू -2i, तो z बार क्या होगा, ये लिखा है 0 -2i, तो 0 + 2i होगा इसका कॉन्जुगेट। तो अब दिख रहा है z और z बार में क्या रिलेशन है, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। या तो डायग्राम से समझा लो, या फिर डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स की हमने कॉन्जुगेट की आज डेफिनेशन देखी थी। क्या करना है, क्या करना होता है हमें, केवल i का कोफिशिएंट नेगेटिव करना होता है, रियल पार्ट विल रिमेन द सेम। तो इधर तो रियल 0 था, इधर भी रियल 0 है, तो केवल इमेजिनरी पार्ट में हमने उल्टा कर दिया साइन। अब देख लो z और z बार में क्या रिलेशन है, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो ये तो हो गया इसके करस्पॉन्डिंग डिस्कशन, ठीक है। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिस्कशन। पॉज करके सोचो आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्या करें। अब प्योरली इमेजिनरी है, तो मैंने बोला करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, या तो ऊपर आएगा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, या नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। मतलब पॉइंट विल लाई ईदर हियर और हियर। अब मैंने बोला अगर ये पॉइंट है इधर, मान लिया 1 मिनट के लिए ये पॉइंट इधर है, ठीक है ना, तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, इट इज π/2। दिख रहा है, दिस एंगल इज π/2। तो आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी π/2। बट अभी कहानी कंप्लीट नहीं, और अगर नीचे है पॉइंट, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी तो नीचे भी आएगा ना, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है दैट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो अगर इधर होगा तब मैं क्या बोलूंगा, आर्ग्यूमेंट क्या बोलूंगा, ये पूरा, या तो उल्टा डायरेक्शन में ऐसे नाप लो तो क्या हो जाएगा -π/2, या फिर इस -π/2 को हम 3π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट वैसे यूनिक नहीं होता। मेरे को वैसे भी जो मैंने इधर भी लिखा, जैसे 0 और पाई लिखा, तो आई शुड प्रॉपर्ली राइट इट एज 0 + 2n पाई और पाई + 2n पाई, ठीक है। एन की वो वैल्यू जिसके लिए वो प्रिंसिपल रेंज आएगी, तो वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड इज 0, पाई, एक्चुअली करेक्ट आंसर शुड बी एम्पलीट्यूड इज 0 और पाई, आर्ग्यूमेंट इज 0 + 2n पाई और पाई + 2n पाई, 2n पाई ऐड करना पड़ेगा बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक, क्लियर है। सिमिलरली हियर आल्सो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉपर्ली लिखना होगा। तो देखो मैं ये दोनों को तो मैं एक्चुअली में क्या बोलूंगा, एम्पलीट्यूड, दिस एक्चुअली तुम ऐसे लिख लो, दिस इज बेसिकली एम्पलीट्यूड, बट आर्ग्यूमेंट को क्या लिखूंगा मैं, इसी के अंदर बस 2n पाई ऐड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट मेरा क्या हो जाएगा फाइनली, आर्ग्यूमेंट विल बी π/2 + 2n पाई और -π/2 + 2n पाई। तो देखो n की जगह अगर 1 रखा तो 2 पाई -π/2 3π/2 आ गया, बिल्कुल ऐसे चक्कर लगा के आ गया। आर्ग्यूमेंट के लिए तुम कितने भी चक्कर लगा सकते किसी भी डायरेक्शन में, बस ख्याल इतना रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो पॉजिटिव और ऐसे मूव करे तो नेगेटिव क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना रोकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगेन नई चीजें हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं, ठीक है ना, तो अभी क्लियर कर लेना, ठीक है ना, डोंट वेट फॉर फर्दर, ठीक है। वैसे अभी आना नहीं चाहिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस से जा रहे हैं, यू विल रियलाइज कि मतलब बिल्कुल निचोड़ दिया है मैंने, मतलब रियली बता रहा हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहना आखिरी तक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पहले भी बोला है कि थोड़ा तो हार्ड है कंपेयर टू क्वाड्रेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री, बट मैं इसको इजी बनाऊंगा, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, मैं इसको तुम लोगों को इजी बना के रहूंगा, ठीक है। और हाँ, डिस्कशन हमारा कल होगा बीपीपी 10 और 11 का, तो करके रखना एंड सेंड मी योर डाउट्स, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।